नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं यूके न्यूज। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां आज अपने भ्रमण के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को बड़ी धार्मिक सौगात देते हुए 12 महीनों में चलने वाले चार धामों की यात्रा शुरू कराने की घोषणा की है। उत्तराखंड में लंबे समय से चार धाम शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग उठती रही है, जिसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत केदार बाबा के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ से चार धाम यात्रा का ऐलान कर दिया है। शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू होने से उत्तराखंड में 12 महीनों देश विदेश से यात्री दर्शनों को आएंगे, तो वहीं यहां के स्थानीय लोगों को भी आर्थिकी का लाभ मिलेगा। इस मौके पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। भगवान पंचकेदार के इस पौराणिक धार्मिक और बहुत ही सबके आस्था के स्थल से प्रार्थना की कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में इस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चार धाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी और हमारे जो अन्य स्थल भी हैं, जो जी नारायण है, कार्तिक स्वामी है, कालमंदिर स्थान है, चारों धामों के बीच उन सभी को भी आगे हम मास्टर प्लान के तहत उन सबको जो है पुरानी ताल है, हमारा जो है देवरिया ताल है, ऐसे स्थान उन सभी को हम डेवलप करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय में अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और यह निर्णय न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस पहल का विशेष महत्व है और 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिकी और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं, जहां 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। हमारा प्रदेश योग और आयुष की धरती है और यहाँ पर इस प्रकार का सम्मेलन निश्चित रूप से राज्य के साथ साथ पूरे आयुष पर विश्वास करने वाले आयुष को हम लोगों ने देखा है कि कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार से वो हम सब लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। एक मील का पत्थर यहाँ का ये सम्मेलन होगा, जिसके रूप से एक बड़ा मंथन यहाँ पर होगा। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी के लिए एक अमृत। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी ने पौड़ी जिले के विकास खंड खिरसू के अंतर्गत भूंखाल मेले में प्रतिभाग करते हुए कालिका देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के नवनिर्माण का भूमि पूजन भी किया, जहां पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेला काफी सालों से हर साल भव्य रूप में मनाया जाता है और इन्हें संरक्षित करना हमारा ध्येय है।
की भांति इस बार भी हमारा जो यहाँ पे कुल देवी का मंदिर है, काली का, चारों लोग इस मेले में आते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसके लिए अलग से रास्ता भी बना दिया है, पार्किंग की व्यवस्था भी बना दी है। और इस बार हमने बड़ा काम ये हुआ है कि एक भव्य मंदिर यहाँ पे बन रहा है, उसका भूमि पूजन किया गया है। और इस भूमि पूजन में हमारे आचार्य बालकृष्ण सत्या आए थे, हमारे माननीय अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे क्षेत्र के लाखों लोग इस मेले में आते हैं। अगली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि एक भव्य मंदिर भी यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा और रास्ता भी अलग से बन जाएगा यहाँ पे, और पार्किंग की पूरी व्यवस्था भी यहाँ पे। कालिका देवी का मंदिर सनातन का गौरव है। सनातन की जो अजस्र धारा है, ये जो क्राउड है वो बता रही है, लोगों की भावना, भक्ति, श्रद्धा बढ़ रही है संस्कृति के प्रति, क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं। आपने देखा होगा कितने किलोमीटर जाम पूरा लगा हुआ है और लोग जो है फिर भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत मेला है और इस तरह के स्थानों से हमें पवित्रता मिलती है, संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है और अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। लगभग हमारा 45,000 लोग का संभावना थी। उस हिसाब से हमने मूलभूत व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया था कि टॉयलेट का व्यवस्था हो गया, आपका पीने ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था हो गया, और समिति के द्वारा ही भंडारा का व्यवस्था भी था। और हमें आने जाने में पुलिस का चेकपोस्ट भी था ताकि ये मेला जानवरों से कोई भी हिंसा ना हो सके। इसलिए हमने लगभग 9 चेकपोस्ट और पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर लॉ एंड ऑर्डर का भी स्थिति देख पा रहे हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम हो गया आपका खोया हुआ है लोगों के लिए मिलने के लिए, और उसका भी अलग से सेंटर और कंट्रोल रूम दोनों अलग अलग से भी किया। बहुत ही विरुद्ध तरीके से माता का जो प्रचार और प्रसार हुआ है तो बहुत ही प्रसिद्ध देवी हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमारे बालकृष्ण जी आए थे, आज हमारे जो मंत्री शिक्षा मंत्री जी धन सिंह रावत जी, उनके माध्यम से आए थे। और यहाँ पर माँ भगवती का जो भव्य मंदिर की स्थापना होने वाली है और यही प्रयास वो लोगों का है। अभी भविष्य में देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज भूमि पूजन हो चुका है यहाँ पर। जैसे कि सभी लोगों ने देखा कि हमारे बालकृष्ण जी आए थे, हमारे धन सिंह रावत जी मंत्री आए थे और उनके साथ कई बुद्धिजन। देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की 30वीं पुण्यतिथि पर देहरादून के कनक चौक स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिकों ने उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनको याद करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वे हमारे देश और उत्तराखंड का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि आज जो उत्तराखंड के पर्वतीय युवाओं को सेना में ऊंचाई की छूट मिली है, वे सीडीएस जनरल विपिन रावत की ही देन है और उनके योगदान को उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश हमेशा याद रखेगा। देश के पहले सीडीएस, हमारे उत्तराखंड की गौरव जनरल विपिन रावत की 30वीं पुण्यतिथि है। आज हमने उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि मैं जब भी उनसे मिला वो उत्तराखंड की बात करते थे, उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। आज हमारे नौजवानों को भर्ती में जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है, उसका श्रेय किसी को जाता है तो जनरल विपिन रावत को जाता है। जब मैं आपके पास गया उस टाइम मैं विधायक हुआ करता था, आप चीफ और आप स्टाफ थे। मैंने कहा सर, हमारे यहाँ के जवान जो भर्ती होते हैं, हमारे यहाँ की हाइट कम होती है और 20 दिन के अंदर उसका जीओ कराकर आपने मुझे भेजा। मैं दिल की गहराइयों से इस महान शख्सियत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक साधारण से गांव में जन्म लेने के बाद पौड़ी जिले के सैंड गांव में शिक्षा दीक्षा उनकी कैबिनेट हॉल में हुई और 11 GR में आपने कमीशन लिया था और आगे अपनी योग्यता के बल पर कई मेडल आपको मिले। देश के पहले खेल मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय में राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तरांचल ओलंपिक संघ और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय गेम्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निर्धारित 32 कोर गेम्स और डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स पर विभाग और ओलंपिक संघ ने विस्तृत चर्चा की गई।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निर्धारित 32 खेलों में से 27 खेलों को डीओसी निरीक्षण कर चुके हैं और विभाग को निर्देशित किया गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन खेलों के लिए डीओसी के नियुक्त कराने के लिए भी जल्द आग्रह कर लें ताकि संबंधित खेलों की भी तैयारियां हो सकें। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हम प्रयासरत हैं कि जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन खेल है उनको भी कोर गेम्स में शामिल कराने संबंधित भी बैठक में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री धामी से प्रस्तावित बैठक में इस विषय को रखा जाएगा कि मलखंब, योगासन, पिट्ठू, स्पीड क्लाइंबिंग समेत तमाम डेमोन्स्ट्रेशन खेल को हम कोर गेम्स में कराएं ताकि उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों को मेडल गेम्स में रखा जाए, जिससे हमारे मेडल की संख्या की संभावनाएं ज्यादा हों। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। सामान्यतः राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है और उत्तराखंड से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा है, तो यही अपेक्षा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ होगा। और निश्चित रूप से उनके कर कमलों से एक ऐतिहासिक कार्य जो उत्तराखंड सरकार ने किया है, जो धामी जी ने किया है, हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक्ट से लेकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया को जो है अमूर्त रूप देने का जो काम किया जा रहा है, वो इसी प्रयास से भी किया जा रहा है कि जहां खिलाड़ियों का हित होगा, उसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणाशायी खेल क्षेत्र में इतना विकास भी हो रहा है, तो उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। उस तत्परता के साथ में जो है विभाग काम करे, ये निर्देश कल मैंने निर्गत किए थे और मेरा भी पूरा ध्येय और लक्ष्य इसी तरह से हम लेके चल रहे हैं कि माननीय गवर्नर साहब के यहाँ से एक्ट के कुछ विषयों को लेकर कुछ संशोधन बतौर सुझाव भी, बतौर आपत्ति भी वहाँ पर आए थे, तो उसका विधायी के प्रमुख सचिव से बैठक करते हुए उसमें जो संशोधित होना है उसको शीघ्र संशोधित करते हुए अध्यादेश के रूप में जो है आने वाले समय में। उत्तराखंड ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां राज्य को इस बार बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की योजनाओं और मुख्यमंत्री के समर्थन ने इसे संभव बनाया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 सालों में मत्स्य पालन को लेकर कई योजनाएं लागू की गई थी, जिससे मत्स्य पालकों को रोजगार और उनकी आय की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिससे ट्राउट फार्मिंग की बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक राज्य में ट्राउट की प्रोडक्शन और ब्रांडिंग को 3 गुना बढ़ाया जाए ताकि 2027 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी हमको मिली है और मैं केंद्र सरकार की का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है और हम इसी पे अगले 2 साल काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का और भी धन्यवाद दूंगा कि 15 अगस्त को इस साल उन्होंने मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ की घोषणा करी है, जिससे हम ट्राउट की फार्मिंग में, ट्राउट के अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और अपना प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाने की हमने लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद यही है कि जब 2025 में जो लक्ष्य हमने पूरे साधे हैं, 2027 तक हम उसको पूरा कर पाएंगे। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी। पहाड़ों की रानी मसूली में माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रहा है, जिसको लेकर माल रोड पर 4 गोल्फ कोर्ट का संचालन शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर नगर पालिका मसूरी द्वारा टेंडर की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं मसूरी के 121 साइकिल रिक्शा चालक मसूरी में गोल्फ कोर्ट के संचालन किए जाने को लेकर विरोध शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर साइकिल रिक्शा संचालकों के द्वारा मसूरी भाजपा के नेता रजत अग्रवाल का घेराव करके मसूरी में गोल्फ कोर्ट का संचालक को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में मसूरी में गोल्फ कार्ट का संचालन किसी भी हाल में नहीं होने देंगे।
जहां उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गोलकार्ड के आगे साइकिल रिक्शा में चलना पसंद नहीं करेगा। वहीं गोलकार्ड मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक से और गांधी चौक से पिक्चर पैलेस चौक तक संचालित की जाएगी, जबकि साइकिल रिक्शा गांधी चौक से झूला घर तक ही संचालित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा गोलकार्ड का संचालन करता है तो वो मसूरी में चक्का जाम आंदोलन के साथ भूख हड़ताल भी करेंगे। वहीं आने वाले विंटर लाइन का आने वाले का भी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। मसूरी के भाजपा नेता रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में अफसरशाही हावी हो रखी है, जब प्रशासन द्वारा बिना स्थानीय जनता के सुझाव लिए मसूरी को व्यवस्थित करने की योजना बना रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ उनके व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे रिक्शा चालकों की समस्या को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने रखेंगे। दोहराऊंगा कि जब नगर पालिका में लोकल सरकार के रूप में प्रशासक की नियुक्ति होती है, प्रशासक बैठते हैं, प्रशासन के हाथ नगर पालिका की भागदौड़ होती है, तो निश्चित तौर पर प्रशासक अपने नियम कानून लागू करता है, प्रशासन अपने रूप में चलता है, जिसका खमियाजा मसूरी की आम जनता को, उत्तराखंड की जनता को भोगना पड़ता है। नगर निकाय के चुनावों में की देरी के कारण प्रशासकों के पास आज नगर पालिका का हक है। रिक्शा चालक भाइयों ने आज मेरा घेराव किया, मुझे बताया कि वो गोल्फ कार्ड का विरोध कर रहे हैं, जबकि इससे पूर्व में मैं रिक्शा चालकों की बात करके उप जल अधिकारी महोदया से कराया था। पर गंभीर विषय इस बात का है कि बिना जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर, बिना जनता से बात कर अगर प्रशासन कोई भी नया फैसला लागू करता है तो उसका खमियाजा जो है वो मसूरी की छवि पर पड़ेगा, यहाँ के गरीब जनता पर पड़ेगा, यहाँ के निवासियों पे पड़ेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, टैक्सी चालकों पे पड़ेगा, मजदूर भाइयों पे पड़ेगा। अब से नगर पालिका भंग हुई है। पिछले 5 वर्ष नगर पालिका के एक काले वर्ष के रूप में निकले। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ, ये गरीब लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी के लिए आदमी जो है कि किसी भी हद तक जा सकता है, और अब किसी भी हालत में गोल्फ कार नहीं चलने देंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े कुर्बान, लेकिन गोल्फ कार को हम घोर विरोध करेंगे और उसको हम चलने नहीं देंगे। तो भूख हड़ताल भी करेंगे। और सरकार को भी मैं जो है आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे संगठन ने मांग कर रहे हैं कि हमें, अगर आप जो है मजदूरों की हालत को जो है मसूरी में विकास करना चाहते हैं, तो ये जो है पर्यटकों की जो है वो भी डिमांड भी है कि यहाँ पर ई रिक्शा चलना चाहिए और ई रिक्शा जो है हम लोगों को दिया जाए, और गोल्फ कार का हम घोर विरोध करेंगे। और किस जुड़ाव किया है रजत जी से हमने एक निवेदन किया है कि अगर मसूरी में अगर ये गोल्फ कार्ड चलती है तो उसका हम घोर विरोध करेंगे, क्योंकि हमने जो है गोल्फ कार्ड के उस विषय में जो है एसडीएम महोदय को भी और डीएम महोदय को भी जो हमने लेटर दे रखा है कि मसूरी में गोल्फ कार्ड नहीं चलेगी। पहले जो है रेंटल वाली स्कूटियों ने हमारा रिक्शा वालों का रोजी रोटी ठप कर दी है। अगर गोल्फ कार्ड चलती है तो हमारे रिक्शा वाला कहाँ जाएंगे? ये तो भूखे मर जाएंगे, इनके बाल बच्चे कहाँ क्या खाएंगे? यहाँ पे पहले यहाँ पे काम नहीं है, धाम नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं और मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि गोल्फ कार्ड को मसूरी में नहीं लाया जाए। अगर लाना है तो इन रिक्शा वालों के लिए जो है ई रिक्शा दीजिए और शटल सेवा में जो है ये रिक्शा वाला अपने जो है सेवा दे सके। देखिए, ये तो एक मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटेजी है हमारी, और सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोगों को जिनको गोल्फ कार्ड से आना है वो गोल्फ कार्ड यूज़ करें, जिनको रिक्शे से आना है रिक्शे से यूज़ करें। और यहाँ पर हमें भी पता है कि टूरिस्ट इतनी भारी मात्रा में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका रोज़गार कहीं से प्रभावित होगा, बल्कि एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को एक और अट्रैक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फुटफॉल बढ़ेगा भी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में जमीनों के अवैध खरीद फरोख्त के आदेश के बाद अल्मोड़ा जिले में जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले में सामने आने लगे हैं, तो वहीं रानीखेत तहसील में भी जमीनों के अवैध खरीद फरोख्त व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद प्रशासन की टीम के साथ लगातार क्षेत्र में जमीनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने प्रशासन को टीम के साथ मजखाली स्थित एक्सोल्टर, हिमालयन, रक्षा पैराडाइज सहित कई अन्य जगह की भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में सरकारी भूमि पर सड़क का मामला व गांव के निजी स्रोत पर एक कंपनी का अवैध कब्जा सामने आया है, जहां अनियमितताओं को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व उप निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अतिक्रमण और पानी के स्रोत की जाँच करें। उन्होंने कहा कि इन जमीनों की बारीकी से जाँच करें, जिससे सही स्थिति सामने आ सके। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की लगातार शिकायतें आ रही थी, जैसी को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया है।
यहाँ अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कई जगहों से शिकायत मिल रही थी कि ये सरकारी ज़मीनों पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है। कुछ गांव वालों भी इसकी शिकायत कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास अन्य सोर्सों से भी ये सूचना आ रही थी। इसी क्रम में हम जो है पचखाली द्वारसों की साइड जो है कई साइट्स पे गए थे, जिसमें कि एक सड़क बेसिकली जो बनाई गई है वो एक्सॉल्टर के प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी उनके द्वारा बनाई गई। तो उसके बारे में जो है एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है पीपी एक्ट के अंतर्गत। इसी क्रम में एक और जो ग्राम तल्ली रियोनी करके हैं, उनके प्रधान जी द्वारा शिकायत की गई कि एक रोड जो है जो कि रक्षा रिजॉर्ट्स करके कंपनी है उनके द्वारा बनाई गई है, जो कि बेना भूमि पे है, तथा उसी उक्त कंपनी द्वारा जो है एक पानी का कनेक्शन भी जो है लिया गया है, जो कि अवैध तरीके से लिया गया है। इसी क्रम में हमारी तरफ से दोनों लोगों को चिट्ठी जारी कर बताने के लिए कहा गया है कि किस प्रकार जो है उन्होंने कनेक्शन लिया पानी का, या ये जो सड़क भूमि है उनका भी शायद मामला जो हमारे न्यायालय में विचाराधीन है। तो उसके उत्तराखंड में अधिकारी अपनी ड्यूटी को लेकर कितने मुस्तैद हैं, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। वहीं ताज़ा मामला भगवानपुर विकास खंड का है, जहां ब्लॉक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आलम यह है कि कोरोना काल में विधायक निधि से खरीदे गए 10 लाख से अधिक की कीमत के 2 नए ट्रैक्टर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इन ट्रैक्टर पर अब कूड़े के साथ साथ पेड़ पौधे तक उगाए हैं। लेकिन ब्लॉक अधिकारी इस मामले से पूरी तरह से बेखबर बने हुए हैं। वहीं ब्लॉक के बीडीओ आलोक गार्गी ने कहा कि ट्रैक्टरों को जल्द काम में लाया जाएगा और उन्हें गांव-गांव में कूड़ा उठाने के लिए लगाया जाएगा। हालांकि पिछले लंबे समय से खंडर में खड़े यह नए ट्रैक्टर पूरी तरह से कूड़े में तब्दील हो रहे हैं, जहां लगभग 10 लाख की लागत से खरीदे गए इन ट्रैक्टरों का कोई वारिस नहीं है। फिलहाल ट्रैक्टर लावारिस हालत में है दिखाई दे रहे हैं और यह ट्रैक्टर ऐसे स्थान पर खड़े हैं जिन पर जल्दी से किसी की नजर भी नहीं पड़ती। ट्रैक्टर जो थे ये हमने इससे पहले कूड़ा निस्तारण और इसके लिए एडीओ पंचायत के पटल पर रखे थे। ग्राम पंचायतों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिए जा रहे थे जहाँ भी उसको आवश्यकता हो। और आगे देखेंगे अगर इसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तो हम वहाँ भी उसको डिप्लॉय करेंगे अपने ट्रैक्टर को। लेकिन ये कुछ दिन से थोड़ा से चले नहीं है, अभी इसको सीरियस से दोबारा से काम में लिया जा रहा है। और अभी जो गांव में कूड़ा वगैरह है और इसको हम सोच रहे हैं कि दूसरे समूह वगैरह के लिए इसको अलॉट कर दें, तो फिर ये रेगुलर यूज़ में जब आएंगे तो फिर इस तरीके से इनकी मेंटेनेंस भी हो जाएगी फिर, और हमारा इसमें डेली यूज़ में आते रहेंगे। सर इस कौन सी किताबों की बात? अभी इससे पहले कुछ पत्र वो आया था, सूचना के वो आए थे जनसंपर्क विभाग से सरकार की योजना के द्वारा, तो उन्हें हमें पंचायतों को हमें आवंटित करना था। तो एडीओ पंचायत महोदय के पास होती है और उनके कुछ कमरों में रखी थी, कुछ उनके कमरे के बाहर रखी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और वो सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई, तो जिस हिसाब से वो जाती रही। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 25 लाख की हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां आरोपी और उसकी पत्नी को 21,50,000 रुपए और कुछ पुराने सिक्कों के अलावा सफेद धातु की चेन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नेहरू कॉलोनी थाने को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 25 लाख की चोरी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जहां सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने पर पुलिस को आरोपी के बरेली में होने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस ने आरोपी को उसकी पत्नी के साथ 21,50,000 रुपए, कुछ पुराने सिक्के और सफेद धातु की चेन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। ये 24 नवंबर को श्री भगत सिंह राज जी हैं, इनके घर पर चोरी हो गई थी और काफी कैश इनका जो करीब इन्होंने 29 लाख उस समय बताया था कि इतना करीब कैश रहा होगा, क्योंकि विभिन्न लोगों से कुछ अपनी सेविंग और कुछ लोगों से मांग कर अपने रिश्तेदारों से लाए थे, क्योंकि उनको कहीं एक आवश्यक कार्य था उस पर्पज से, और इससे भी जानकारी उन्हीं को थी। तो इस जब ये घटना एक बड़ी चोरी थी और इतनी बड़ी मतलब क्वांटिटी में कैश जाना, तो इस संबंध में जब उसे समस्त पूछताछ के बाद इसमें टीम ने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करी, क्योंकि जो इसमें चोर शामिल था वो अपनी गाड़ी से ना आकर वो कभी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जगह जगह घूमकर और तब उसने घर को टारगेट किया था। तो इसके आधार पर बरेली से भी 2 लोग को, प्रमोद पाल और उसकी पत्नी विमलेश को गिरफ्तार किया गया और इसमें पूरी जो हमारी सर्विलांस टीम कहेंगे, फुटेजेस कहेंगे, लगातार इसमें 10 दिन से इसमें काम कर रहे थे और इसमें जो है 21,50,000 रुपये बरामद हुआ है, जो कि कैश था। जैसे इसको इतना कैश मिला तो इसके बाद इसने बहुत जगहों पर इसको खर्च भी किया, जहाँ पर
जैसे इजी मनी अगर कैश चोरी का मिलता है, साथ ही साथ इसके कुछ पुराने उधार भी चुका है अपने गांव में, वो सब साक्ष्यों को एकत्र कर लिया गया और इनसे 21,50,000 रुपए बरामद किया। इसमें जो बरेली के रहने वाला प्रमोद पाल है उसकी जनपद में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने साइबर से संबंधित वर्ष में 500 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसे 370 शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं नशे पर अंकुश लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जनपद में ऑनलाइन ठगी के शिकार होने से हर आम व्यक्ति के साथ जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को ठगी से बचा जा सके। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल कि अपराध की आपराधिक गतिविधियों पर प्राथमिकता रहेगी, जहाँ साथ ही नशे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग एवं बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवा नशे में शामिल हो रहा है, उस पर जगह जगह अभियान चलाया जाएगा। जहाँ मस्जिद वाले मामले में दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है, वहीं शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को लेकर के, इसके साथ ही अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसका डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन पे तो रहेगी ही। इसके अतिरिक्त जो नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत जो है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो नशे में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई करें और इस पर इफेक्टिवली हम लोग काम भी करेंगे आगे। है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को खबर टिहरी से है, जहां बीते शनिवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बौराड़ी नई टिहरी स्थित श्री देव सुमन राज के जिला पुस्तकालय का स्थलीय निरीक्षण कर पुस्तकालय के भूतल में किए जा रहे नवीनीकरण कार्यों का जायजा लिया। श्री देव सुमन राज के जिला पुस्तकालय में रखे 100 साल पुराने दस्तावेजों एवं किताबों को सही तरीके से संजो कर रखा जा सके तथा बच्चों को अध्ययन हेतु पर्याप्त स्थान भी मिल सके। इसके लिए जिला योजना के अंतर्गत पुस्तकालय के प्रथम तल को हाईटेक किया गया है। वहीं पुस्तकालय में लगभग 50,000 पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही इसकी साइट पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 165 पुस्तकें ऑनलाइन भी की गई हैं। पुस्तकालय के प्रथम तल के बाद भूतल को नया स्वरूप देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को पुस्तकालय में सभी सुविधा मुहैया कराकर अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने पुस्तकालय के निरीक्षण के दौरान भूतल पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए मार्च 2025 तक कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्रीदेव सुमन पुस्तकालय की जो प्रथम तल का हमने रेनोवेशन किया था 2024 में, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब जो उसका ग्राउंड तल है उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं और इसको जिला योजना से हमने इसका फंडिंग करी है। मार्च तक का डेडलाइन है। एक नए लुक के साथ एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाने का डायरेक्शंस थे राज्य सरकार के, तो हम प्रयास करें कि नई टिहरी में जो ये एक पुरानी लाइब्रेरी है इसको हम ठीक करें और आधा काम इसमें पहले हो चुका है, वो आधा अभी जो है उस उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।